हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द एनसीईआरटी हाइलाइट्स ऑफ चैप्टर सेल। आई होप सो आपने पहले दोनों पार्ट्स कवर कर लिए होंगे और उनके क्वेश्चंस भी आपने कवर कर लिए होंगे जो हमने टेलीग्राम पर कराए हैं। उन दोनों पार्ट से मैंने अप्रॉक्स 130 क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पेज नंबर 129 से विद द टैगलाइन एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगा लाला। First topic of today's class is ribosomes and inclusion bodies. In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज़। ये सारे साइजेस मैंने आपको एक जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाली वीडियो सीरीज़ है उसमें सेल के सारे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, साइजेस हैं, सब कुछ कवर करा रखे हैं। वहाँ से आप सिर्फ 2 मिनट में सारे साइजेस को एक जगह कवर करके लिख सकते हो एक पेज पर, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर आपको ये साइज़ याद रखना है 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज़ एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स दैट इज़ 50s एंड 30s यूनिट्स which when present together form 70s prokaryotic ribosomes. Ribosomes are the site of protein synthesis. तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की मेनली बात हो रही है, दैट इज़ 50s और 30s, जो कि मिलकर बनाते हैं 70s। यहाँ पर एडिशन से इनका कोई मतलब नहीं है कि 50 + 30 इज इक्वल टू 80, नहीं, बस ये आपको याद रखना है कि 2 यूनिट हैं 50s और 30s और ये बनाते हैं 70s, जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कोल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है और ये नीट 2018 में भी PYQ में आई हुई है। मैंने भी इस लाइन से एक क्वेश्चन एक बार अपने मॉक टेस्ट में गलत किया था। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो राइबोसोम्स हैं, काफ़ी सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से अटैच होते हैं, ना कि काफ़ी सारे mRNA एक राइबोसोम से। तो ये जो चेन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम और इसी का एक दूसरा नाम है दैट इज़ पॉलीजोम। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो अब जो पॉलीजोम के राइबोसोम हैं उनका फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन बनाने में। राइबोसोम कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें मेन तो ये याद रखने की प्रोटीन सिंथेसिस के साइट होते हैं प्रोकैरियोटिक 70s होते हैं, इनके 2 सब यूनिट 50s और 30s होते हैं। और मतलब पॉलीजोम को हम पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे राइबोसोम अटैच होते हैं सिंगल mRNA से। तो ये मेन पॉइंट्स आपको कवर करने हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने टॉपिक इंक्लूजन बॉडीज़ पर। रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। तो आपको याद रखना है कि जो इंक्लूजन बॉडीज़ है ना वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलेंगी। और वो कहाँ स्टोर करती हैं रिजर्व मटेरियल को? साइटोप्लाज्म में। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होती हैं एंड लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए, उसमें से बता दिया कि इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है। तो आपको पता होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन इज गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है गैस वैक्यूल किन किन में मिलते हैं, दैट इज ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आपको ये कलर्स भी ध्यान होने चाहिए। हम आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले मैंने अपनी एनसीईआरटी के साइड में एक पॉइंट नोट किया हुआ है कि जो सीलिया है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलती है। ये एक मेरे टेस्ट में आया था क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है। और जो पॉलीजोम है वो मिलता है साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, वो दोनों में मिलता है। और ये देखो मैंने जैसे अलग से लिखा है ना, मैनी राइबोसोम ऑन अ सिंगल mRNA। तो जो भी आपकी जैसे कई बार टेस्ट की मिस्टेक होती है ना, उसे आप भी ऐसे साइड में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे तो आपका उन पॉइंट्स पर ध्यान जाए। और मेनली हम जब लास्ट में पढ़ेंगे तो अपनी एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, तो हमें अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल्स। द यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, plants, animals, and fungi. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm
थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये बता रहे हैं यूकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई। ये तो आपको सिंपल मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी याद होगा, जब हमने अलग अलग किंगडम्स पढ़े थे तो सिर्फ मोनरा ही था जो कि प्रोकैरियोटिक किंगडम था, बाकी सब यूकैरियोट्स हैं। तो यहाँ पर बताया कि सबके ना अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स में, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के थ्रू। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड नहीं था, तभी हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते थे। In addition, the eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जिनका जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे नहीं होते। Plants and animal cells are different as the former possess cell wall, plastid and a large central vacuole which are absent in the animal cells। तो हमें बताया कि प्लांट और एनिमल सेल में ही देखो कितने सारे डिफरेंसेस है। एज द फॉर्मर, तो यहाँ पर फॉर्मर मतलब पहले वाला, दैट इज प्लांट सेल की बात हो रही है कि उसके पास सेल वॉल भी होते हैं, प्लास्टिड भी होते हैं, बड़ा वैक्यूल भी होता है जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल होते हैं विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट सेल। और हमने पहले ही पढ़ा था कि सेंट्रियोल भी एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है, इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं तो वहाँ पर हमें डायग्राम शो किया हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो पहला डायग्राम हम देखते हैं प्लांट सेल का। यहाँ पर जो सारी लेबलिंग्स दी हुई हैं उन पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, मतलब कैसे कौन सा ऑर्गेनेली हमें शो किया हुआ है। मेनली आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं, जैसे मेरे को प्लाज्मोडेस्मेटा, माइक्रोट्यूब्यूल, मिडल लेमेला ये थोड़ी अलग से थे, बाकी तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे है, राइबोसोम कैसे होंगे, लेकिन इनमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो आपको जो भी मतलब लगे कि जो आपको याद नहीं रहेंगे उन्हें आप हाईलाइट कर सकते हैं। सारी लेबलिंग्स को आप एक बार ध्यान से देख लेना। सेकंड हमें शो किया हुआ है एनिमल सेल। वहाँ पर हमें एक नई चीज़ दिखाई दे रही है जो कि माइक्रोविलाई है, पेरोक्सिसोम है और जो सेंट्रियोल्स हैं, जो कि हमें कहाँ शो नहीं की गई थी, प्लांट सेल के अंदर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेलीज टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन। नीट में ना एक बार एक PYQ भी आया था कि इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट बताना था हमें, जो कि यूकैरियोटिक सेल के साथ रिजेंबल करता है। तो वो उसका आंसर था सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो है सेल मेम्ब्रेन ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है, और ये सभी के सभी लिविंग सेल्स में हमें मिलती है। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s। तो हमें यहाँ बताया कि हमने मेम्ब्रेन की बात तभी पढ़ पाए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, और ये डिस्कवरी कब हुई थी, 1950s में। तो आपको ये याद रखना है। ये बाद में ना एक जो चैप्टर आएगा स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, क्लास 12th में आएगा, तो वहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1950s में। नेक्स्ट लाइन इज, meanwhile chemical studies on the cell membrane, especially in the human RBCs, enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane। तो जो केमिकल स्टडीज़ करी गई सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो सबसे ज़्यादा किस पर की गई, दैट इज़ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। इससे जो स्टडी की गई उसने हमें स्ट्रक्चर बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दी स्टडी शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इन स्टडीज़ ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। द मेजर लिपिड्स आर फोस्फोलिपिड्स। जो सबसे ज़्यादा कॉमन लिपिड्स मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन में वो कौन से होते हैं, फोस्फोलिपिड्स, विच आर अरेंज इन दी बाई लेयर। तो आपको याद भी रखना है कि जो फोस्फोलिपिड्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, बाई लेयर। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो पोलर हेड होगा तो वो होगा आउटर साइड, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होंगी, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को रिपेल करेंगी, वो होंगी अंदर की साइड। ये आपको मतलब केमिस्ट्री में भी काम आएगा, तब सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आता है तब भी आपको ये काम आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोलर हेड है वो आउटर साइड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। This ensures that the non-polar tail of the saturated hydrocarbons is protected from the
एक्वस एनवायरनमेंट। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि नॉन पोलर टेल होगी और किससे बनी होगी वो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कई बार कंफ्यूज किया जा सकता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी देके, तो आपको एक एक वर्ड पर ध्यान रखना है। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, क्योंकि नॉन पोलर टेल है तो वो वाटर को तो लव करती नहीं है, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वाटर रिच एनवायरनमेंट से, जो कि एक्वस एनवायरनमेंट होगा। नेक्स्ट लाइन इज इन एडिशन टू द फोस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। तो हमें कई बार पूछा जाता है कि क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। एक बार तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि अरे मेम्ब्रेन के अंदर कहाँ से कोलेस्ट्रॉल आएगा, लेकिन नहीं, होता है, मेम्ब्रेन के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट सेल में भी। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possess protein and carbohydrate। बाद में पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो वेरी करता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को, हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। तो ये रेशियो आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रोटीन इज़ 52% एंड द लिपिड इज़ 40%। डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। तो अब ऐसे पूछा जा सकता है कि पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स किस बेसिस पर हमने डिफ्रेंशिएट किए, तो किस बेसिस पर, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब किस गति से हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रल मतलब जो अंदर धसे हुए होंगे, पेरिफेरल मतलब जो पेरिफ्री पर प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन के। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे वो लाई करेंगे सरफेस पे, वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे वो या तो आधे या पूरी तरीके से धसे हुए होंगे मेम्ब्रेन के अंदर। अब हम देखते हैं इसका जो डायग्राम हमें नीचे शो किया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द फिगर इज फिगर 8.4 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो है किसके लिए, सेल वॉल के लिए है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। अभी नेक्स्ट पेज पर आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया था और कब दिया था। तो अभी एक बार आप डायग्राम पर ध्यान दें, यहाँ हमें पेरिफेरल प्रोटीन शो किए हुए हैं जो कि बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं, शुगर शो की हुई है, बीच में जो बड़ा सा एक प्रोटीन है जिसका नाम इंटीग्रल प्रोटीन लिखा हुआ है, तो उसका एक दूसरा नाम भी होता है टनल प्रोटीन, ये भी आप लिख सकते हैं। हमें फोस्फोलिपिड की बाई लेयर शो हो रही है, 2 लेयर्स में हमें लिपिड्स अरेंज करे हुए दिखाई दे रहे हैं, और नीचे एक छोटी सी जगह हमें कोलेस्ट्रॉल भी शो किया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आप ध्यान दें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमें पता होना चाहिए कि किस स्ट्रक्चर के लिए दिया गया था, सेल मेम्ब्रेन के लिए। दिया किसने था, सिंगर एंड निकोलसन, ये 2 साइंटिस्ट के नाम हैं। किस ईयर में दिया था, 1972 में। मॉडल का नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द काजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ना ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं कि काजी फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन एनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स। नहीं, हमें ध्यान देना है कि काजी फ्लूइड नेचर है लिपिड का और वो एनेबल करते हैं लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की मूवमेंट को अलाउड करता है, और प्रोटीन्स लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, ये भी हमें याद रखना है, विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। तो ये जो लिपिड्स की प्रोटीन्स की जो एबिलिटी है जिससे वो मूव कर पाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of the functions like cell growth, formation of the intercellular junction, secretion, endocytosis and the cell division। तो ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा नेचर है सेल मेम्ब्रेन का जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, जैसे पूछ लिया गया सेल ग्रोथ, तो हम बताएंगे फ्लूइड नेचर, और फिर आपको ये सारे के सारे फंक्शन भी याद होने चाहिए। One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules across it। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स के। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार जाने देती है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी एंड दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई जो मॉलिक्यूल है वो रिक्वायर नहीं करता है एनर्जी को, मतलब बिना एटीपी के जाता है, तो उसे हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट।
न्यूट्रल सोल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में भी पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रल सोल्यूट्स कैसे मूव करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से along the concentration gradient from the higher concentration to the low concentration. Next is water may move across the membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is known as osmosis. जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, वो मेनली होता है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाना। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम वाटर के डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स, वो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के थ्रू, तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है जो कि अलाउड करे उनका ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजा जाता है, दैट इज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के थ्रू। सच अ ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, जिसके अंदर एटीपी यूटिलाइज होता है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। आज हमें ये टॉपिक यहीं तक कवर करना था। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और पुराने जो 2 पार्ट्स आ गए हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लेना और एनसीईआरटी भी रिवाइज कर लेना। कल इसका क्वेश्चन सेशन होगा इस पार्ट का। थैंक यू सो मच।